हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो होपफुली आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होगे एंड काफ़ी कम टाइम पे यार ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सेटअप करेंगे डीआई और रूम डेटाबेस का। तो आप बोलोगे यार डीआई तो मैंने पहले ही किया था, तो फिर से क्यों करना है? तो देखो, पहले क्या करा था ना कि रूम डेटाबेस को सेटअप नहीं करा था, तो उस केस के लिए हमें डीआई जो है वो अब एक्सटेंसिवली यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग डीआई को फिर से सेटअप करेंगे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और ऑल्सो हम लोगों ने पहले ही रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल कर ली थी, और उसके अलावा मैंने रूम डेटाबेस के बारे में जो भी थ्योरीज है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। जैसे डाओ क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, देन हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर किया। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना, नहीं तो मुझे फिर से सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा एंड उसमें फिर टाइम जाएगा। चलो शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा सेटअप रूम डेटाबेस फॉर दी कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आप लोग सेटअप तो कर लोगे देख देख के, बट प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इसको यूज़ करना चाहोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाई है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कैसे किया है। तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। फॉर दैट सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने build.gradle.kts पे आना है, विच इज़ ऑफ द कंपोज ऐप, एंड उसके अंदर आपको सोर्स सेट के अंदर आना है, और यहाँ पे आपका एंड्रॉइड मेन की डिपेंडेंसी, और यहाँ पे एक आपको डिपेंडेंसी पेस्ट करनी है विच इज़ कोइन की ही डिपेंडेंसी है। नाउ दिस इज़ फॉर दी एंड्रॉइड। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हमने कोइन का डिपेंडेंसी ऑलरेडी यहाँ पे लगाया था, बट द प्रॉब्लम इज़ कि दिस इज़ फॉर दी कॉमन मेन, नॉट फॉर दी एंड्रॉइड। तो अभी हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ डिपेंडेंसीज हम लोग एंड्रॉइड और iOS से सेपरेटली लेंगे। वो कैसे लेंगे वो भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। उसके अलावा आपको सोर्स सेट है ना, इस सोर्स सेट को एक बारी बंद कर दो, नीचे आ जाना, और यहाँ पे आपको एक चीज़ पेस्ट करनी है। तो सोर्स सेट यहाँ पे आप देख रहे हो, सोर्स सेट डॉट ऑल, एंड नाउ वी हैव द लैंग्वेज सेटिंग्स डॉट ऑप्ट इन। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो, जितना भी ओवरऑल प्रोजेक्ट है ना, जब भी कोई क्लास जनरेट होगी तो उसमें आप ऑटोमेटिक इसको ऑप्ट इन कर लो, मतलब कोटलिन डॉट टाइम डॉट एक्सपेरिमेंटल टाइम। तो ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होगा ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस का जो आइटम बनाएंगे उसमें हम टाइम को भी डालेंगे। तो वो टाइम जो है वो उसमें हमें ये एक्सपेरिमेंटल टाइम ऑप्ट इन करना पड़ता है, तो उस केस के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, di.kt जो हमारा ऑलरेडी फाइल बना हुआ था, आपको इस फाइल पे आना, एक बार सिंक कर लेना चेंजेस को। तो जब तक ये सिंक होता है तब तक हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग सब कुछ चेंज करेंगे, मतलब अब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, नहीं तो कोड भी नीचे अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले प्राइवेट वैर, एंड नाउ इसको चेंज कर दो। नाउ राइट इट कोइन रेफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप कोइन, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू, सो एक्चुअली में दिस इज़ द रेफरेंस, ताकि जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन को तो इसके पास में कोई रेफरेंस नहीं होगी। जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद इसके पे एक रेफरेंस होगी, ताकि ये बार बार जनरेट ना हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, फंक्शन में इनिट कोइन जो है ना, इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे। तो नाउ हियर वी आर पास, इसको पूरा डिलीट कर दो, एंड इसके अंदर अपन डालेंगे क्या कि कॉन्फिग ऑफ टाइप, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप कोइन एप्लीकेशन, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी टाइप यूनिट, एंड ये हो जाएगा आपका एम्प्टी लैम्डा। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कि अगर मेरा कोइन रेफ है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कोइन रेफ, अगर ये मेरा नल होता है तो उस केस में अपन को क्या करना है कि इसको इनिशलाइज कर देना। तो वेल ऐप इज इक्वल्स टू स्टार्ट कोइन, और करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्फिग बिठानी है विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू दिस, एंड नाउ वी हैव द मॉड्यूल्स। तो अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जो मॉड्यूल्स हमने डिफाइन करे यहाँ पे उसे करना है। तो सबसे पहले आएगा ऐप मॉड्यूल विच इज़ डिफाइंड हियर, इसको भी थोड़ा चेंजेस करेंगे। नाउ यहाँ पे आएगा आपका प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो अभी देखो, प्लेटफॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे हम क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगी फ्रॉम दी एंड्रॉइड एंड iOS अलग अलग। यही वो जगह है जहाँ पे अपन अभी सीखेंगे एक्सपेक्ट और एक्चुअल क्लासेस कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे आ जाओ रीसेट कॉइन पे, इसके जगह पे आपको चेंज कर देना है। नाउ दिस इज वी गोइंग टू इक्वल्स टू कॉइन रेफ, एंड दिस इज इक्वल्स टू द नल वैल्यू। ठीक है, एंड इनिट कॉइन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सपेक्ट फंक्शन लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, देखो नीचे आ जाओ, इस यहाँ पे लिखना है एक्सपेक्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, एक्सपेक्ट एंड फंक्शन, इसको लिखेंगे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप मॉड्यूल। तो अभी देखो हम लोग है ना एक्सपेक्ट एक्चुअल पे एक्चुअली में आ चुके हैं कि हम लोग इसको कैसे सेटअप करेंगे जब भी आप लोगों को क्रॉस
डिपेंडेंसी चाहिए होती है फ्रॉम एंड्रॉयड और iOS, तभी हम लोग एक्सपेक्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेड आ रही है, तो आपको ये बोल रहा है कि क्रिएट द मिस्ड एक्चुअल क्लासेस। तो आप इसको क्लिक करना, सबसे पहले आएगा आपका एंड्रॉयड मेन, इसको क्लिक कर लेना एंड्रॉयड मेन पे, तो ये आपका एक बन जाएगा एंड्रॉयड मेन पे। अब यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इन द एंड्रॉयड मेन फोल्डर, देख रहे हो इसके अंदर di.android.kt बना है। ठीक है, अभी यहाँ एक ही जगह पे बना है, आपको यहाँ पे भी करना है विच इज़ ऑन दी iOS मेन, तो इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा विच इज़ इन दी iOS मॉड्यूल। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कोइन की डिपेंडेंसी है वो इन दोनों से इंजेक्ट करवाएंगे, मतलब हम यहाँ से दोनों के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेंगे। अभी वो कैसे, तो यहाँ पे आ जाओ अब di.android.kt पे। सो यहाँ पे आप एक फंक्शन लिख सकते हो वेल एंड्रॉयड मॉड्यूल एंड दिस इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूल, एंड यहाँ पे आपको मॉड्यूल रखनी है एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे सिंगल, और इसके बाद यहाँ पे आप जो है वो कुछ जो भी आप लोगों को चाहिए होगी डिपेंडेंसी विच इज़ इन आवर केस द डेटाबेस डिपेंडेंसी, तो वो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे इसको करने के बाद नाउ वी हैव द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और इधर पे अपन करेंगे। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एंड दिस इज ऑफ टाइप मॉड्यूल, दिस इज इक्वल्स टू एंड्रॉयड मॉड्यूल। हम क्या कर रहे हैं, एंड्रॉयड मॉड्यूल से डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पे है इनिट एंड नाउ दिस इज़ द कॉइन, मतलब यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि इनिट करेंगे कॉइन को। तो एप्लीकेशन ऑफ टाइप एप्लीकेशन एंड इनसाइड दिस वी विल बी ट्राइंग टू इनिट द कॉइन। अब देखो ये जो कॉइन इनिट कर रहे हैं वो एंड्रॉयड मॉड्यूल से सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जब ये ऐप स्टार्ट होगी ना, तो अगर आप एंड्रॉयड के लिए कर रहे हो तो ये जो है वो एंड्रॉयड से ट्रिगर होगी। मतलब अभी क्या होगा कि जब हम लोग डेटाबेस को लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या कर चाहिए होगा कि सेपरेट चाहिए। जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है ना विच इज़ दिस डेटाबेस, तो गेट डेटाबेस बिल्डर, अब ये जो है वो आपको पर्टिकुलरली दोनों अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा इन दी एंड्रॉयड एंड इन दी iOS। ठीक है, इसीलिए हम लोग उस कोइन को सेपरेट सेटअप कर रहे हैं ताकि इसकी जो डिपेंडेंसी है हमें मेन पे मिल सके। नेक्स्ट है कोइन एप्लीकेशन डॉट अप्लाई, कोइन एप्लीकेशन डॉट अप्लाई, नाउ वी हैव एंड्रॉयड एंड कॉन्टेक्स्ट, और इधर पे डालेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन नहीं आएगा भाई, क्या कौन सी एप्लीकेशन डाल दिया, यहाँ पे डालो एंड्रॉयड ऐप वाली एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो कॉइन एप्लीकेशन हमने यहाँ पे ली थी विच इज़ ऑफ टाइप एप्लीकेशन, तो इधर पे इनिट कॉइन करा, और यहाँ पे जो हमें एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, मतलब जब डेटाबेस को सेटअप करेंगे तो वो कैसे होगा अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। सो नाउ वी हैव सेटअप द इनिशियल इनिट कॉइन, तो ये हो गया अपना एंड्रॉयड साइड का। अब आ जाओ हम लोग iOS के साइड पे भी सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले di.ios.kt पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सेम करना है iOS मॉड्यूल एंड दिस इज़ इक्वल्स टू दी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि सिंगल एंड नाउ विल बी राइटिंग द डेटाबेस फंक्शन। चलो ये तो आ गया, बट अभी हमें प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे भी चाहिए। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू राइट हियर इज इक्वल्स टू दी iOS मॉड्यूल, और iOS मॉड्यूल हो गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेना, फंक्शन डू एंड इनिट एंड कॉइन। तो ये फंक्शन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा iOS का एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा होगा। वो कहाँ पे, अभी यहाँ पे देखना इनिट कॉइन, सबसे पहले तो आप लिख दो इनिट कॉइन, तो जो ये इनिट कॉइन का फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आ जाना सेम एक्सपेक्ट फंक्शन एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपको ऐप मॉड्यूल मिल गया एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे सेटअप हो गया। अब है ना, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे iOS मेन है, इधर पे देखो iOS ऐप है, तो iOS ऐप में आ जाओ, और नीचे देखो यहाँ पे है ना iOS ऐप, इसके अंदर होगा iOS ऐप के अंदर आ जाओ, और इधर पे आएगा iOS ऐप डॉट स्विफ्ट। आप देख सकते हो ये वाली जो हमारी क्लास है iOS ऐप डॉट स्विफ्ट, आप लोग डबल शिफ्ट दबा करके भी इसको सर्च कर सकते हो, iOS ऐप डॉट शिफ्ट, तो स्विफ्ट मतलब, तो ये आपका यही वाला क्लास खुलना है, तो ये वाला क्लास खुलेगा। अभी इधर पे मेन डिफाइन किया है हमने, अब यहाँ पे जो है वो इनिट करना आपको, तो जैसे कि हम लोग इनिट करते हैं बाकी सारे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वैसे यहाँ पे भी आपको इनिट करनी है, और यहाँ पे आपको लिखना है di और iOS दिस इज़ kt.do एंड init coin। तो इसको करने से क्या हुआ कि देखो अभी है ना di एंड अंडरस्कोर iOS kt क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो हमारा di.ios.kt है, तो डॉट को रिप्लेस करने के लिए वी हैव यूज दिस अंडरस्कोर, तो di iOS kt एंड देन फाइनली डू इनिट coin, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था डू इनिट coin।
तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपका iOS का मॉड्यूल स्टार्ट होता है, मतलब अगर आप iOS की ऐप को रन करोगे तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ऐप यहाँ पे हमारी स्टार्ट होगी ना, तो ये सबसे पहले इसको कॉल करेगी और जो भी हमारा इनिशियलाइजेशन टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसकी तरफ से, और डेटाबेस भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यार बहुत देर से आप डेटाबेस कर रहे हो, अभी डेटाबेस बनाओगे भी या सिर्फ बोलते रहोगे? तो चलो बना भी लेते भाई, आपका भाई बोला है तो चुप थोड़े रहेगा। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे डेटा पे, एंड यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था एक मॉडल, और डोमेन में भी बनाया था ना, हाँ ठीक है। तो ये देख रहे हो टू डू आइटम, अब इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे बिकॉज हमें इतना नहीं चाहिए। अभी हम रूम डेटाबेस में सेटअप करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रूम डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। जैसे स्ट्रिंग होता है, देन आप इसमें नंबर्स डाल सकते हो, देन फ्लोट वैल्यू डाल सकते हो, डबल डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। बट आप डायरेक्टली जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको सीरियलाइज़ करना पड़ता है उस चीज़ को। तो ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में आपको सबसे पहले बताया था कि आपको एक टेबल डिफाइन करनी है, तो वो कैसे होगा? तो एंटिटी से हम एक टेबल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे अपन टेबल का नाम देंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टू डू आइटम। तो इस टेबल का नाम हो गया टू डू आइटम। अब ये हुआ हमारा डेटा क्लास एंड टू डू आइटम। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसमें एक प्राइमरी की भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो प्राइमरी की, अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। तो आपका जो आईडी है ना, इसको हम रख लेते हैं लॉन्ग वैल्यू पे, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इधर हो गया आईडी। अब इधर टाइटल वैसे ही रहने दो, एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो कुछ भी, या फिर आप इसको एम्प्टी भी डाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड एंड दिस इज इक्वल्स टू बूलियन, और इसको कर दो आप फॉल्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो हमने एक दो चीज़ें और भी ऐड करनी है, जैसे कि आपका जो टू डू आइटम है वो कितना प्रोग्रेस पे है, मतलब उसका कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो डन हो गया है या इन प्रोग्रेस है, क्या है। ओके तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टास्क स्टेटस बना लिया। देखो ये पहले से बनाई हुई थी, बट नाउ वी विल बी यूजिंग इट हियर ओनली। तो इनम क्लास टास्क स्टेटस मैंने यहाँ पे बना लिया, और टास्क की प्रायोरिटी कितनी है वो हमने यहाँ पे एक इनम क्लास बना लिया, अगर आपको दिख रहा हो। तो दिस इज़ दी टास्क स्टेटस। तो टास्क स्टेटस इनम टू ट्रैक द करंट स्टेट ऑफ द टू डू आइटम, मतलब वो किस स्टेट में, टू डू में है कि इन प्रोग्रेस में है कि डन में है, कैसे है। फिर टास्क की प्रायोरिटी कि लो है कि हाई है कि मीडियम है कि अर्जेंट, किस हिसाब से, तो वो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब इसको ऐड कैसे करना है वो समझ लेना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल एंड स्टेटस। नाउ दिस इज इक्वल्स टू टास्क स्टेटस एंड इज इक्वल्स टू टास्क स्टेटस, सॉरी, टास्क स्टेटस डॉट टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे है ना अगली चीज़ लिख लेते हैं विच इज़ कैटेगरी। तो वैल, अब देखो यहाँ पे हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, मीन्स हमने जितना भी अभी तक डेटा क्लासेस बनाया था, जैसे ये टास्क ग्रुप हो गया, फिर कैटेगरी में आप आओगे ना, तो जैसे इसकी अलग अलग कैटेगरी, जैसे ग्रॉसरी, शॉपिंग, ऐप डिज़ाइन, दिस इज़ द कैटेगरी। तो इसको भी हम लोग यहीं पे एक ही पे स्टोर कर रहे हैं, दिस इज़ द कैटेगरी। तो इसमें हम लिखेंगे टास्क की कैटेगरी एंड दिस इज इक्वल्स टू टास्क कैटेगरी एंड डॉट अदर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप की कैटेगरी वैल, एंड दिस इज ग्रुप category and that is it will be going to be of type task group category and this is equals to task group category dot other। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो सबको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप कैटेगरी के अलावा हमारे पास में कि कितना परसेंटेज वो हो चुका है, देन शेड्यूल की टाइम कितनी है, शेड्यूलिंग डेट कितनी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे शेड्यूल करते हैं तो उस हिसाब से यार फिर हमें यहाँ पे दिखेगा ना कि 10 AM का है तो 10 बजे आपको अलार्म या नोटिफिकेशन भेजना है, ऐसा। उसके बाद में है कि ये कब बना है, फिर अपडेट कब हुआ है एंड कंप्लीट कब हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट है, अब आपको एक चीज़ बताया था ना बिल्ड डॉट गिडल पे कि हम ऑप्ट इन कर रहे हैं, विच इज़ दिस वन। तो ऑप्ट इन कर रहे हैं कॉटलिन डॉट टाइम एक्सपेरिमेंटल टाइम से। वो क्यों कर रहे थे, तो इसको करने का रीज़न यही था कि हम लोग यहाँ पे क्लॉक सिस्टम नाउ को यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप ऊपर जाके देखोगे ना तो हम लोग यहाँ पे ऑप्ट इन करें एक्सपेरिमेंटल टाइम को। प्रॉब्लम तब आती है जब इसको आप जनरेट करना शुरू करोगे, मतलब जैसे ये रन करेगी एप्लीकेशन, अगर मैं यहाँ पे अभी रन कर दूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब जनरेट हो रही है ना क्लासेस, तो उस केस में भी हमें एक्सपेरिमेंटल टाइम चाहिए, मतलब जनरेटेड क्लासेस में भी ये हमें ऑप्ट इन चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो जनरेटेड क्लासेस में हम लोग है ना एक्सपेरिमेंटल टाइम को कैसे डालेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, विच इज़ द ऑप्ट इन।
उसके अलावा यार हम लोगों ने कुछ किया, जैसे आइकन हो गई कि कौन सी आइकन, अगर मान लो आपको यहाँ पे आइकन दिखाना है कि कौन सा आइकन आपको लगाना है, तो फिर इसके लिए ये है। फिर प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि भाई प्रायोरिटी क्या होगी, कि हाई होगी, लो होगी, कैसी होगी, कि आपको किस बेसिस पे आपको उस टास्क को करना है। अगर मान लो 2 टास्क हैं जो कि सेम टाइम पे है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से हम उस टास्क की नोटिफिकेशन पहले भेजेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में टैग्स। तो देखो टैग्स हम लोग तब यूज़ करेंगे ना जब हम लोग इसमें टैग्स वगैरह डाल रहे होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ कुछ टैग्स होंगे, जैसे ऑफिस हो गया, पर्सनल हो गया, एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट है अपना नोट्स। तो नोट्स ये तब के लिए है जब मान लो आपने कभी मतलब कोई भी टास्क को सपोज करो आपने ओपन किया एंड इस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको कुछ नोट्स लिखना है या फिर नोट्स को सेव करना है, तो आपको जैसे ही इसको ओपन करोगे एंड वो जब आप नोट्स को एडिट करोगे तो उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमने अभी ऑप्शनल रखा है, बट मे बी वी कैन इंटीग्रेट, मे बी नॉट। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि यार हम लोग है ना क्लॉक सिस्टम नाउ को यूज़ कर रहे हैं और ये ऑफ टाइप इंस्टेंट है। देख रहे हो, दिस इज़ ऑफ टाइप इंस्टेंट। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रूम डेटाबेस जो है वो कुछ ही चीज़ें ले सकता है, जैसे स्ट्रिंग ले सकता है, डबल ले सकता है, इंट ले सकता है, बट इंस्टेंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है। तो जब ये नहीं ले सकता उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज हमें रूम डेटाबेस में स्टोर तो करनी है। तो तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टाइप कन्वर्टर्स का। जब हम लोग यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके और स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको एक्चुअली में टाइप कन्वर्टर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ हम लोग टाइप कन्वर्टर्स को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, लिख लेना ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट एंड टू डू टाइप कन्वर्टर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइप एंड देन कन्वर्टर्स। ठीक है, आ गया। अब जैसे फंक्शन एंड देन फ्रॉम इंस्टेंट, मतलब हम क्या चाहते हैं कि एक कन्वर्टर लिखना चाहते हैं विच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम इंस्टेंट। तो अब देख रहे हो ये हमारा इंस्टेंट टाइप का है ना, तो ये इंस्टेंट टाइप का है तो फ्रॉम इंस्टेंट लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ टाइप इंस्टेंट। नाउ वैल्यू ऑफ टाइप इंस्टेंट विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लॉन्ग एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड डॉट टू इपॉक मिली सेकेंड्स। तो अब देख लो हम लोगों ने ना इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है, हम लोगों ने फ्रॉम इंस्टेंट कर लिया है। तो अब इंस्टेंट से हम लोगों ने लॉन्ग में कन्वर्ट किया है, तो अभी हमें लॉन्ग से इंस्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसको पार्स करोगे, जब आप इस वैल्यू को एग्जैक्टली यूज़ करोगे तो आप यार लॉन्ग वैल्यू को तो नहीं डालोगे, सो यू विल बी गोइंग टू यूज़ द इंस्टेंट। तो उसके लिए अपन लिखेंगे @ टाइप कन्वर्टर्स फंक्शन टू इंस्टेंट and this is going to be of type value and that is going to be of type long of type instant and this is equals to value dot let, और इधर पे डाल देंगे instant from epoch milliseconds। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टेंट से हम लोग ने सबसे पहले लॉन्ग कन्वर्ट किया और लॉन्ग से फिर इंस्टेंट में कन्वर्ट किया। तो अब यही हम सारे के लिए कर लेंगे जो जो भी हमें लगता है कि नहीं जाएंगे। जैसे टास्क प्रायोरिटी, अगेन ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका हमें नहीं भेज सकते हैं डायरेक्टली रूम डेटाबेस पे, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम लोग टाइप कन्वर्टर्स लिख लेंगे। तो मैंने पूरी की पूरी लिख रखी है, इसको बस जस्ट एक कॉपी पेस्ट करके कर देते हैं। ओके, तो नाउ वी हैव रिटन हियर कि टास्क का स्टेटस है, सबसे पहले हमने टास्क के स्टेटस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन फिर स्ट्रिंग से हमने टास्क स्टेटस में वापस से कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली फॉर द टास्क कैटेगरी, देन टास्क ग्रुप कैटेगरी और फिर टास्क प्रायोरिटी, और फिर है हमारे पास में विच इज़ फ्रॉम द टैग्स। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी अपन स्टोर नहीं कर सकते, तो हमें इसको सीरियलाइज करके जॉइन टू स्ट्रिंग्स में कर दिया और फिर यहाँ से उसको वापस से टैग्स में चेंज कर दिया विच इज़ ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यही है यार हमारा टू डू कन्वर्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप कन्वर्टर्स। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो पहला चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया विच इज़ क्रिएटिंग द टेबल। नाउ विल बी क्रिएटिंग द डाउ। तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ एंड क्रिएट अ पैकेज एंड नेम इट लोकल, बिकॉज हम लोकल पे काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर है हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, नेम इट एज to do dao.kt। इसको अपन एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, डाउ बन गया। अभी डाउ को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डाउ। ठीक है, ये देखो लिख दिया डाउ। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस। तो जब भी याद रखना कि आप डाउ बना रहे हो ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंटरफेस। तो टू डू डाउ एंड हियर वी हैव समथिंग लाइक। अब यही वो जगह है जहाँ पे आप सारे ऑपरेशंस को लिखते हो कि आप इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, कट पर्टिकुलर आप कोई क्वेरी है वो डालना चाहते हो, सब कुछ।
आप यहीं से डिफाइन करते हो। तो सस्पेंड फंक्शन आपको बताया था ना, सस्पेंड फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो कोरोटीन्स वाली वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्ट। तो यहाँ पे अपन लेंगे कि जब भी हम लोग अब चाहते हैं कि कोई आइटम हमारा इंसर्ट हो, तो आइटम किस टाइप का है, तो टू डू आइटम टाइप का है। ठीक है, तो यही तो होता है जब भी आप एसक्यूएल में कुछ भी डालते हो, तो जो भी आपने वहाँ पे टेबल्स में कॉलम्स वगैरह डाले हैं तो सारे कॉलम्स आपको डालने होते हैं। वही हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। @ क्वेरी। अब देखो क्वेरी एक स्पेशल यहाँ पे एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे कि सेलेक्ट एंड दिस विल बी काउंट एंड दैट विल बी स्टार, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एंड टू डू। देख रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जब मैंने टू डू आइटम किया तो ये मेरे को पहले ही दिखा दिया कि टू डू आइटम मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहीं पे मेरा डायरेक्टली चेक हो गया अभी ही। तो वही यहाँ पे एक और जो मैंने बोला था आपको कि ये एकदम कंपाइल टाइम पे चेक कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत दे दोगे, सपोज करो ABC दे दिया, तो ये देखो रेड हो गया, मतलब ऐसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती आपकी कोई एंटिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू एंड आइटम। नेक्स्ट कर लो सस्पेंड फंक्शन अगेन एंड दिस विल बी काउंट ऑफ टाइप इंट। ठीक है, अब मैंने यार यहाँ पे सिंपली टू डू मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए हम लोगों ने किया, बट इसे कोई नेसेसरी नहीं है। आप जितनी टू डू आइटम्स निकाल रहे हो उसमें से आप ऐड कर सकते हो। मैंने बस एक आपको क्वेरी दिखाई कि कैसे चल सकती है। तो एक दूसरी क्वेरी भी है, जैसे मान लो आपको अगर सारे लिस्ट ऑफ टू डूज चाहिए तो वो कैसे होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम देन टू डू आइटम, और यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन एंड दिस विल बी गेट ऑल एज फ्लो। ठीक है, दिस विल गोइंग टू बी ऑफ टाइप फ्लो एंड इट विल बी ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ टू डू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू डू डाउ बना लिया है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप ऑपरेशंस वगैरह करते हो इनसाइड रूम डेटाबेस, तो आप इसको यहाँ पे लिखते हो कि आप इंसर्ट कर रहे हो, क्वेरी कर रहे हो, या फिर आप अगर डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो वो क्वेरीज भी हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे हम लोग ऐप को आगे बढ़ाएंगे ना, वो यहीं पे आके हम लोग अपडेट करेंगे एंड देन वी विल बी फाइनली लाइक यूटिलाइजिंग दिस ऑन टू द रिपोजिटरी लेवल एंड उसके बाद व्यू मॉडल। ठीक है, चलो भाई, तो टू डू भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस बनाना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे अपन एंटिटी बनाते हैं, देन डाओ कैसे बनाते हैं, अब डेटाबेस। तो फाइनली जो हमारा इंस्टेंस बनेगा जिससे ये सारे कुछ एक्सेस हो पाएंगे, दैट इज़ डेटाबेस। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेटाबेस डॉट kt करके एक फ़ाइल बना लो। नाउ यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले, तो हमने ऑलरेडी इसको बना रखा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ना हम लोगों ने डेटाबेस लिखा है। मतलब इसका क्या है कि डेटाबेस है कि हम फाइनली यहाँ पे इसको अब एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। कि देखो जब भी आप एसक्यूएल भी बनाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि क्वेरी लिखने से पहले आपका डेटाबेस क्रिएट होता है। तो वो जो क्रिएशन प्रोसेस है वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, विच इज़ द डेटाबेस। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डाले कि कितने सारे आपके टेबल्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला कि सिर्फ एक ही टेबल है। अब देखो ये जो है ना एक पूरी की पूरी एरे है, मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल एंटिटीज़ डाल सकते हो, कॉमा डाल करके, ऐसे कॉमा डाल के आप एक और एंटिटी डाल सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद यहाँ पे वर्जन 1 है, मतलब ऐसा समझ, आपको बताया था कि वर्जन 1 क्या होता है कि अगर मान लो आपने कभी प्ले स्टोर पे ऐसा अपडेट किया अपने ऐप को, तो अगर आपने कुछ चेंजेस किया है टू डू आइटम में, तो आपको वर्जन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नया वर्जन चेंज कर दिया और एंड्रॉयड को नहीं पता होती है कि ये कुछ उसमें टू डू आइटम में चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए वर्जन से ये उसको पता चल जाता है रूम डेटाबेस को, और फिर वापस से वो सारा कुछ रीइनिशियलाइज कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऐप डेटाबेस कंस्ट्रक्टर जो क्लास है वो यहाँ पे अभी एरर दिखा रहा है, बिकॉज जब आप इस वाले पे जाओगे विच इज़ द रूम सेटअप रूम डेटाबेस फॉर KMP, तो यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलरली एक एक्सपेक्ट फंक्शन लिखनी पड़ती है विच इज़ दिस वन। देख रहे हो, तो रूम कंपाइलर जनरेट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली। इसको कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। तो रूम डेटाबेस कंस्ट्रक्टर हो गया, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रूम कंपाइलर है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑटो जनरेट कर लेती है। तो ये देख रहे हो इनिशियलाइज़ कर लिया और ऐप डेटाबेस लिख दिया। मतलब अब जो भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, सपोज करो गेट डाउ आपको लेना है तो उसको इनिशियलाइज़ कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली गेट डाउ को उठा सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट लिख करके, और यहाँ पे सिर्फ इसलिए डिफाइन करा है बिकॉज जो हैंडलिंग है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली होती है। जैसे अगर एंड्रॉयड की बात करें तो उसमें जो SQLite है वो यूज़ होता है,
देन iOS में कुछ और यूज़ होता है। तो यहाँ तक करने के बाद ये आप ऐप डेटा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना एंड इसके बाद ये इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो जो भी अपन कॉमन मेन में कर सकते थे सारा कुछ हो चुका है। अब हमें एक ही चीज़ बची है विच इज़ ऑन दी एंड्रॉइड साइड। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो गेट डेटाबेस बिल्डर करके एक फंक्शन है जो कि आप लोगों को दोनों में बिठाना है। एक तो database.ios.kt पे और एक आपको बिठाना है यहाँ पे database.android.kt पे, और फिर इसको इनिशियलाइज करना है। कैसे, तो वो अभी देखो। तो यहाँ पे आ जाओ वापस। अब di.android.kt है, यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे Kotlin देख रहे हो, राइट क्लिक करो Kotlin वाले मॉड्यूल पे एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट फाइल एंड उसके बाद में न्यू कर लो। दिस इज़ database.android.kt। तो database.android.kt हो गया। अब यहाँ पे आपको वो सेम फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो गेट डेटाबेस बिल्डर विच इज़ कॉन्टेक्स्ट एंड देन बिल्डर ऐप डेटाबेस ऐप कॉन्टेक्स्ट यहाँ से ले लिया विच इज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और जो DB की फाइल है वो यहाँ पे myroom.db लिखा है। फाइनली यहाँ पे जो डेटाबेस बिल्डर है उसको इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, अब सिमिलरली फॉर द iOS, तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ एंड देन Kotlin मॉड्यूल पे न्यू जाओ एंड देन यहाँ पे अपन को लिखना है दिस इज़ इक्वल्स टू database.ios.kt। ठीक है, तो database.ios.kt हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम जो उधर पे लिखा है कॉपी पेस्ट कर देनी है आपको। देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो DB फाइल पाथ है वो /myroom.db है और यहाँ पे भी हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। तो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी यहाँ पे अलग से बनाई गई है ये पूरी की पूरी, बिकॉज iOS में जो है वो हम लोग जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो उधर पे सेव करने का भी जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी करके और यहाँ पे अंदर पे एक फंक्शन को लिख दिया है विच इज़ डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, मतलब कौन से डायरेक्टरी में आप इसको स्टोर करना चाहते हो। बिकॉज ऐसा होता है कि आप रीबूट पे वो चीज़ डिलीट हो जाती है, तो उसके इसके लिए हमें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी देनी पड़ती है। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया है। अभी लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ एक्चुअली कि हम लोगों ने वो di.android.kt क्यों लिखा था। तो इसके लिखने का पीछे का मेजर मकसद था कि हमें यहाँ जो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया ना विच इज़ गेट डेटाबेस बिल्डर, तो अब देखो इसको एक तरीका है कि आप डायरेक्टली main.kt पे जा करके इसका एक इंस्टेंस बना सकते हो, लेकिन उस केस में आपको सब जगह पे पास करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल बना लिया और यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको पेस्ट करेंगे विच इज़ ऑन द di.android.kt और इधर पे अपन को पास कर देना विच इज़ द एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको कोइन से मिल जाएगा, दिस वाला, मतलब ये आपको कोइन से उठानी है। तो ये हो जाएगा हमारा एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट। और सिमिलरली फॉर द iOS इधर आ जाओ एंड di.ios.kt और इधर पे है ना हम लोग वही डेटा फंक्शन को यूज़ करेंगे जो हमने database.ios.kt पे बिठाया था विच इज़ गेट डेटाबेस बिल्डर। अभी इधर पे आ जाओ, सिंगल पे आपको यही चीज़ डिफाइन करनी है और इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट हो जा हो गया। देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको सिंगल पे कर लिया। तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग एक इंस्टेंस को पास कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉइन इज़ नथिंग बट पासिंग द ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि जो कॉइन है वो एक ही जगह पे सारा इंस्टेंस रखे, वेदर फ्रॉम द एंड्रॉयड और फ्रॉम द iOS। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्चुअल और एक्सपेक्ट फंक्शन बनाया है, तो ओवरऑल हम लोग कॉमन मीन से इसको कंट्रोल कर पाएँ। ओके, तो सारा कुछ हो चुका है। आपको बस एक और चीज़ करनी है कि आप लोग अगर एंड्रॉयड पे आओगे तो देखो जब भी आपको एंड्रॉयड पे ये इनिट कोइन करनी है ना, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। तो आपको ये दिख रहा है, आपको अपने पैकेज के अंदर आना है, न्यू एंड देन न्यू डेटा क्लास फाइल एंड नेम इट एज mytodoapp.kt। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फंक्शन, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास mytodoapp एंड इसको एक्सटेंड कर दो एप्लीकेशन क्लास से, नॉट दिस एप्लीकेशन विच इज़ एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लिख लो ऑन क्रिएट और इसके अंदर आप डाल सकते हो फिर इनिट कॉइन। ठीक है, तो इनिट कॉइन डाल दिया और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट भी डालना है, तो आप ये कॉन्टेक्स्ट डाल दो विच इज़ फ्रॉम द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो इनिट कॉइन क्या लेता है आप देखो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी टेक अ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। माई टू डू ऐप में इनिट कॉइन कर दिया, मतलब क्या, देखो एप्लीकेशन क्लास और माई एक्टिविटी क्या होती है ना, जैसे ही सबसे पहले जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहला चीज़ होता है वो एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन होता है। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन लिखा है मीन्स ये जो चीज़ है वो एक्टिविटी के बनने से पहले हो जाती है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको स्पेशली एप्लीकेशन के अंदर रखा है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि अभी मैंने आपको रीज़न बताया कि भाई देखो, जब ऐप स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन क्लास बनेगी, उसके बाद एक्टिविटी बनेगा, उसके बाद कंपोजेबल आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले होता है, इसलिए हम लोगों ने इनइट कोइन को यहीं पर डाला एप्लीकेशन में ही। सो दैट्स ऑल, हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ सेटअप कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिल्ड और गिडल में एक डालनी थी, वो डाल दिया। एंड देन सोर्स सेट में हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन को कर दिया था पूरा। फिर देखा कि कैसे हम लोग डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं, और हम लोगों ने कैसे कोइन को यूज़ करके और सारे जगह पे इसको सेटअप कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे, और फाइनली हम लोग व्यू मॉडल बनाएंगे और इसको सारे फंक्शंस को लिख करके, और फाइनली हम लोग फिर यूआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो, हमें को लगता है कि ये अगेन सेम चीज़ मतलब 3-4 वीडियोज़ के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। सो होपफुली आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। तो थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे।